नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम खबरों में पहली महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है। केंद्र के निर्देश पर सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीधी भर्ती मामले में कदम पीछे खींचते हुए संघ लोक सेवा आयोग को संबंधित विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। इसके बाद आनन फानन में विज्ञापन रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए इस संबंध में पत्र कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को लिखा था। माना जा रहा है कि अब इस संबंध में आरक्षण के नियमों के तहत नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस निर्णय की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की। उनका दावा है कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण अधिकारों का हनन हुआ है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा। यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सीधे उन पदों पर नियुक्ति करता है जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारियों की तैनाती होती है। इस व्यवस्था के तहत निजी क्षेत्र के अलग अलग पेशे के विशेषज्ञों को मंत्रालयों एवं विभागों में सीधे संयुक्त सचिव और निदेशक तथा उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। हालांकि जितेंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि इन पदों को विशिष्ट मानते हुए एकल कैडर पद के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया है। वहीं विपक्ष की माने तो राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को नाकाम करके दिखाएंगे। 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। लेटरल एंट्री मामले पर सरकार के यूटर्न को विपक्ष ने संविधान की जीत करार दिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर केंद्र सरकार के यूटर्न को संविधान की जीत करार दिया। गठबंधन का कहना है कि विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेश भर के युवा एकत्र हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार जल्द इस प्रकरण का समाधान करे और एक शेड्यूल जारी करके बताए कि हम पीड़ितों की नियुक्ति कब की जा रही है। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची को रद्द करने का आदेश दिया है। सरकार को 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने को कहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। हमारी मांग है कि सरकार चयन संबंधित प्रक्रिया का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर दे। अगली महत्वपूर्ण सूचना में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन और तबादले के लिए आवश्यकता वाले विद्यालयों और सरप्लस शिक्षकों की सूची बुधवार को जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से 20 से 22 अगस्त तक अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पा करते हुए सरप्लस शिक्षकों और शिक्षिकाओं से आपत्ति मांगने के निर्देश दिए थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारियों से मिले डाटा में त्रुटियां थी, जिसे आज दूर करते हुए एनआईसी को भेज दिया गया है।
बुधवार को सूची जारी होगी और शिक्षक गुरुवार तक आपत्ति कर सकेंगे। 23 और 24 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण समिति के माध्यम से कराया जाएगा। उसके बाद 26 और 27 अगस्त को मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करेंगे। अगली सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हड़ताल पर जाने से संबंधित है। 2 सितंबर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के क्लास 1 से लेकर 3 तक सभी अधिकारी हड़ताल पर जाएंगे और अपनी हाजिरी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पार्क रोड पर देंगे। ये निर्णय यूपी एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिया है। मंगलवार को एसोसिएशन की ओर से बंगला बाजार स्थित पायनियर इंटर कॉलेज में अधिकारियों की ओर से अधिवेशन के आयोजन में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर अध्यक्ष कौस्तुभ कुमार ने कहा कि पुलिस की इकाई भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। राजधानी हो या फिर अन्य जनपद, सभी जगह अधिकारी एंटी करप्शन और विजिलेंस से डरे सहमे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एंटी करप्शन आगरा की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में फर्जी तरीके से जेल भेजा गया है। आपको बताते चलें कि अधिवेशन के दौरान बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार से मुलाकात का समय मांगा है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष कौस्तुभ कुमार ने जानकारी दी कि बुधवार को मुलाकात के दौरान विभाग के अधिकांश संख्या में क्लास 1 के अधिकारी मौजूद रहेंगे। अगली सूचना संबंधित है शिक्षकों की पदोन्नति से लेकर विवाद में फंसी 1739 शिक्षकों की पदोन्नति। वरिष्ठता के विवाद के कारण राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1739 पदों पर पदोन्नति फंसी हुई है। प्रवक्ता पुरुष संवर्ग में पदोन्नति के कुल 2476 पद सृजित हैं। इनमें से 440 पदों पर वर्तमान में शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 2036 पद रिक्त हैं। रिक्त 2036 पदों में से 297 पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने को शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 16 अप्रैल को अनुरोध पत्र भेजा था। बचे हुए 1739 पदों पर पदोन्नति विवाद के कारण नहीं हो पा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2001 से 2019 के बीच नियुक्त और विभिन्न नीतियों के तहत उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची 16 जून 2022 को जारी की थी। इस अंतिम वरिष्ठता सूची के खिलाफ उत्तराखंड से आने वाले शिक्षकों ओम प्रकाश और रमेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। ये शिक्षक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभाजन की तिथि 9 नवंबर 2000 से वरिष्ठता देने की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग उनको यूपी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता दे रहा है। इस मामले में कोर्ट ने अनंतिम वरिष्ठता सूची पर रोक लगा दी। विभाग की ओर से दिसंबर 2022 में कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया गया और फरवरी 2023 में त्वरित सुनवाई के लिए प्रार्थना भी दिया गया, लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से एसटीएफ के रडार पर साल्वर गैंग, संदिग्ध नंबर सर्वेलांस पर। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी अलर्ट है। पूर्व में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल रहे साल्वर गैंग को एसटीएफ ने रडार पर ले लिया है। एसटीएफ अधिकारियों का पूरा जोर सकुशल परीक्षा संपन्न कराने पर है। सिपाही और आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई थी। पेपर लीक में शामिल मास्टरमाइंड राजीव नयन और उनके सहयोगियों को एसटीएफ की टीम ने ही गिरफ्तार करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया था। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हुई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम साल्वर गैंग के नाम प्रकाश में आए थे और उनके कई सदस्य भी पकड़े गए थे। अब उन सभी गैंग और उसके सदस्यों को रडार पर ले लिया गया है। संदिग्ध मोबाइल नंबरों को भी सर्विलांस पर लगाया गया है। तय किया गया कि परीक्षा के दिन केंद्र के बाहर सादे ड्रेस में जवान तैनात रहेंगे और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना भी पुलिस भर्ती परीक्षा से ही संबंधित है। सिपाही भर्ती परीक्षा के 20,000 आवेदक संदिग्ध पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के 48 लाख आवेदनों की जांच में 20,000 से अधिक अभ्यर्थी संदिग्ध निकले हैं। सत्यापन में इनके आधार कार्ड का ब्यौरा मूल डेटा से मेल नहीं खाया है। पुलिस भर्ती बोर्ड अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन परीक्षा केंद्र पर फिर से करेगा। भर्ती बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों के बारे में उनके संबंधित जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि जिनके आधार कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं, इन्हें परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। इन अभ्यर्थियों को दूसरी आईडी के रूप में पैन कार्ड, डीएल या पासपोर्ट में से कोई एक अन्य दस्तावेज लाना केंद्र पर अनिवार्य होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर। यूजीसी नेट परीक्षा आज से शुरू हो रही है और 4 सितंबर तक लगातार 2 पालियों में आयोजित होगी। यूजीसी नेट की परीक्षा बुधवार से शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा लगातार 4 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। देश भर के विभिन्न शहरों में 83 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी है। पहली शिफ्ट का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि उम्मीदवार समय से पहले चेकिंग और पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी कर सकें। परीक्षा से 30 मिनट पहले पंजीयन डेस्क बंद कर दिया जाएगा। पहले यूजीसी नेट जून सेशन की परीक्षा का आयोजन 18 जून को किया गया था। पेपर लीक होने के कारण शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी थी। पहले परीक्षा पेन पेपर मोड में किया गया था। बाद में एनटीए ने परीक्षा की नई तारीख घोषित की और परीक्षा सीबीटी मोड में कराए जाने की घोषणा की। एनटीए ने अब 27 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए भी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 27 अगस्त को है वो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनटीए ने 24 अगस्त से 4 सितंबर तक होने वाली नेट 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया है। यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करना होगा। नेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एसएससी के रिजल्ट को लेकर। एसएससी ने जेईई भर्ती पेपर 1 में 16,223 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 5 से 7 जून तक आयोजित कंप्यूटर आधारित जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2024 पेपर 1 का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। सिविल इंजीनियरिंग में 11,765 जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कुल 4,458 और कुल 16,223 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों को मिले अंकों को आयोग की ओर से 7 फरवरी 2019 को प्रकाशित फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइज किया गया है। पेपर 2 का कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन की जांच के बाद आवश्यकता अनुसार उत्तर कुंजी को संशोधित किया गया है। परिणाम तैयार करने के लिए अंतिम उत्तर कुंजी का उपयोग किया गया है। पेपर 1 के प्रश्न पत्र और आंसर शीट के साथ अंतिम उत्तर कुंजी 22 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अंक भी 22 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे अभ्यर्थी अपने पंजीकृत आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके 22 अगस्त की शाम 6 बजे से 5 सितंबर शाम 6 बजे तक अपने अंक को देख सकते हैं। और अब बात करते हैं ट्राई के एक निर्देश को लेकर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने मंगलवार को बार बार कॉल करके परेशान करने वाले टेली मार्केटर पर अपना रुख सख्त करते हुए दूरसंचार कंपनियों को मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए विशेष उपाय करने का निर्देश दिया। दूरसंचार नियामक ने कहा कि 1 सितंबर से सभी दूरसंचार कंपनियों को URL, OTT लिंक या उन कॉल बैक नंबर वाले संदेशों के प्रसारण से रोक दिया जाएगा जिन्हें प्रेषकों ने अधिकृत नहीं किया है। ट्राई ने अनिवार्य किया है कि 1 नवंबर से सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाया जा सकेगा। पिछले सप्ताह ट्राई ने गैर पंजीकृत टेली मार्केटर के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने और काली सूची में डालने का निर्देश दिया था। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।